स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीके स्पेशल बाय एसपी सर पे। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी, मौद्रिक एवं साख नीति जो करंट फाइनेंशियल ईयर है 2020-21 उसका फिफ्थ है, पांचवा जो है बाई मंथली मॉनेटरी क्रेडिट पॉलिसी आरबीआई के द्वारा 4 दिसंबर को जारी किया गया, जिसमें जो पॉलिसी रेट है जिसको बोलते हैं रेपो रेट उसको अनचेंज रखा गया और बाकी सब रेट भी जो है अनचेंज रहे। तो वो सब चीजें जो है हम लोग समझेंगे और फिर ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्यों जो है जब अर्थव्यवस्था की विकास दर जो है नकारात्मक है, लगातार 2 क्वार्टर में जो है नेगेटिव ग्रोथ रहा है और फिर इकोनॉमी जो है रिसेशन में है, तब फिर जो सरकार आरबीआई पे दबाव था रेपो रेट को कम करने के लिए, तो वो क्यों नहीं कम किया गया। तो उसमें एक सबसे बड़ा बाधक जो है वो इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन जो है अलार्मिंग बना हुआ है, तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और फिर ग्रोथ रेट, जो इंडियन इकोनॉमी का जो ग्रोथ रेट का प्रोजेक्शन था माइनस में 9.5% आरबीआई के द्वारा पिछले पॉलिसी रेट में, तो उसको जो है थोड़ा इम्प्रूव किया गया है और पूरे जो फाइनेंशियल ईयर करंट फाइनेंशियल ईयर है उसका जो है ग्रोथ रेट को -9.5% से घटा के -7.5% कर दिया गया। तो उन सभी विषयों पर जो है इस वीडियो में हम लोग चर्चा करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि बैंकिंग अवेयरनेस के लिए जो भी मैं वीडियो बनाता हूं उसकी सूचना आपको मिलती रहे। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि जो मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी है, मौद्रिक एवं साख नीति, जो मैक्रो टूल्स होता है इकोनॉमी के लिए, उसका एक टूल है मौद्रिक एवं साख नीति। और इस नीति के माध्यम से आरबीआई जो है इकोनॉमी में मनी के सप्लाई को रेगुलेट करता है, मतलब मुद्रा की आपूर्ति को बढ़ाता है या मुद्रा की आपूर्ति को घटाता है। जब अर्थव्यवस्था में विकास की आवश्यकता रहती है तब जो है ये सब जो है मनी की सप्लाई को बढ़ाने के लिए, और जब इन्फ्लेशन की समस्या होती है तो मनी की सप्लाई को घटा करके इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए आरबीआई जो पॉलिसी बनाता है उसको बोलते हैं मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी। तो ऐतिहासिक रूप से देखिएगा तो मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी पे आरबीआई का मोनोपोली था, लेकिन 2016 के बाद से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाया गया और आरबीआई का मोनोपोली खत्म हो गया। और इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में जो मौद्रिक पॉलिसी समिति होती है, तो इस समिति में 6 मेंबर होते हैं, जिसमें आरबीआई के 3 मेंबर होते हैं और 3 मेंबर जो है इंडिपेंडेंट होते हैं, जिनको सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो आप लेटेस्ट जो मेरा वीडियो है, लेटेस्ट अपॉइंटमेंट वाला जो वीडियो है, उसको अगर आप देखिएगा तो उसमें आपको मिलेगा कि अभी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के कौन कौन मेंबर हैं। तो अब ये पॉलिसी जो है, ये कमेटी जो है हर 2 महीने पे मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी जारी करती है। तो इस फाइनेंशियल ईयर का ये 5वां था जो 4 दिसंबर को जारी किया गया। इसमें जो है पॉलिसी रेट जिसको बोलते हैं रेपो रेट, उसको अनचेंज रखा गया 4%। और ये 4% जो है रेपो रेट 19 ईयर लोएस्ट है। रेपो रेट इतना रेपो रेट जो है कभी सस्ता नहीं रखा गया, मतलब उधार को सस्ता किया गया है बैंकों के लिए। आप जान रहे हैं कि रेपो रेट वो रेट होता है जिसपे आरबीआई बैंकों को उधार देता है। तो बैंक जब उधार लेते हैं आरबीआई से सस्ता, तो फिर वो अपने ग्राहक को सस्ता देते हैं उधार, तो उससे जो है मनी सप्लाई बढ़ती है और इकोनॉमी में ग्रोथ होता है। तो इसकी वजह से जो है रेपो रेट को, ये चूंकि कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से जो इकोनॉमी में रिसेशन है और उसके पहले फाइनेंशियल ईयर में जो स्लो डाउन था इकोनॉमी, वहीं से देखिएगा कि आरबीआई लगातार जो है रेपो रेट को कम कर रहा है, ब्याज दर को घटा रहा है। पहले देखिएगा कि रेपो रेट 6.5% हुआ करते थे, तो वहां से लगातार इसको घटाते घटाते 4% पे लाया गया है, ताकि उधार को सस्ता करके इकोनॉमी को बूस्ट किया जा सके। फिर उसका जो रिवर्स उल्टा होता है उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट 3.35% रखा गया है, वो भी 19 ईयर लोएस्ट है और दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो 0.65% है। तो रिवर्स रेपो रेट वो रेट होता है जिसपे बैंक जो है आरबीआई को उधार देते हैं। तो रिवर्स रेपो रेट को भी इसलिए सस्ता रखा गया है ताकि बैंक जो है आरबीआई को उधार न देके ग्राहक को उधार दे, ताकि अर्थव्यवस्था की विकास हो। तो इसलिए रिवर्स रेपो रेट को भी कम रखा गया है। और फिर जो लॉन्ग टर्म का रेट होता है बैंक रेट, वो 4.25% है। और एमएसएफ जो एक दिन के लिए उधार देता है आरबीआई बैंकों को, वो एमएसएफ भी 4.25% है। और जो रिजर्व रेशियो होता है जिसको बोलते हैं सीआरआर, उसमें
कैश रिजर्व रेशियो जानते हैं, जिसमें बैंकों को अपने जमा का एक हिस्सा आरबीआई के पास रखना पड़ता है, तो वो 3% है। और एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो है वो रेशियो होता है जिसको जमा का वो हिस्सा होता है, परसेंटेज होता है जिसको बैंक को अपने पास रखना पड़ता है लिक्विड फॉर्म में, तो देखिएगा कि वो 18% है। तो इस तरह से ये सब रिजर्व रेशियो और पॉलिसी रेट से क्वेश्चन रहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि आखिर जो है ये अनचेंज क्यों रखा गया। देखिएगा कि इसको बोलते हैं स्टांस। तो जो आरबीआई का स्टांस है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो स्टांस है वो एकोमोडेटिव है। एकोमोडेटिव का मतलब है कि इसमें गुंजाइश है कि अगर महंगाई की समस्या कंट्रोल में आ जाए तो फिर आरबीआई आगे भी रेपो रेट को कम कर सकता है। अगर यही न्यूट्रल रखता तो मतलब उसका समझ में आता कि न्यूट्रल का न मतलब है कि न वो आरबीआई बढ़ाने की स्थिति में है न घटाने की स्थिति में है, तो न्यूट्रल रहता है। लेकिन घटाने की स्थिति में है तो एकोमोडेटिव है, और बढ़ाने की स्थिति में रहता है तो उसको बोलते हैं हॉकिश। तो इस तरह से स्टांस जो है वो एकोमोडेटिव है, मतलब संभावना है कि भविष्य में और भी रेपो रेट को कम किया जा सकता है और भी उधार को सस्ता किया जा सकता है। लेकिन अभी क्यों नहीं किया गया, तो उसमें सबसे बड़ा बाधक जो आपका महंगाई है, जिसको बोलते हैं सीपीआई इन्फ्लेशन, कंज्यूमर प्राइस पे बेस्ड जो इन्फ्लेशन है, वो इन्फ्लेशन देखिएगा कि उसको आरबीआई जब भारत सरकार और आरबीआई के द्वारा बनाया गया था मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, तो उसको टारगेट दिया गया था कि सीपीआई इन्फ्लेशन को आपको 4% रखना है। कंज्यूमर प्राइस पे जो उधारित इन्फ्लेशन का रेट है उसको 4% रखना है, ±2%। मतलब अगर अधिक होता है तो 6% और कम होता है तो 2%। मतलब इसी के बीच में आपको सीपीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके रखना है, चेक करके रखना है। तो इस क्रम में अभी देखिएगा कि जो करंट फाइनेंशियल ईयर का 3rd क्वार्टर है, इसमें देखिएगा सीपीआई इन्फ्लेशन 6.8% है। मतलब जो टारगेट दिया गया है एमपीसी को उससे ज्यादा है। मतलब महंगाई की समस्या गंभीर है, और उसका सबसे बड़ा कारण जो है सप्लाई चेन जो है, वो सप्लाई में जो है वीकनेस है, उसकी वजह से इन्फ्लेशन भाग रहा है। फिर देखिएगा मेटल्स, कमोडिटीज, ये सब के प्राइस भी बढ़ रहे हैं। इसकी वजह से देखिएगा कि ओवरऑल जो सीपीआई इन्फ्लेशन है वो जो है 6.8% है, जबकि टारगेट आपका 4% का है। तो वहां से आप बहुत ज्यादा महंगाई है, इसलिए जो है रेपो रेट में कमी नहीं किया गया। फिर जबकि जो विकास दर का अनुमान है, तो विकास दर में थोड़ा सा जो है सुधार किया गया है। पिछले पॉलिसी रेट में आरबीआई पूरे साल भर का जो विकास दर है वो जैसे 9.5% का अनुमान किया था, लेकिन अब उसको घटा करके 7.5% कर दिया। मतलब कि ग्रोथ का जो अनुमान है उसको बढ़ाया गया है। मतलब कि ग्रोथ जो है, जो नेगेटिव में 9.5 का अनुमान किया गया था, वो बढ़ करके 7.5 होगा। तो इस तरह से नेगेटिव में ही रहेगा, लेकिन कुछ सुधार होंगे 3rd क्वार्टर में और 4th क्वार्टर में। जैसे 1st क्वार्टर में आप जान रहे हैं कि पूरे अर्थव्यवस्था का विकास दर जो है नेगेटिव में था, 23.9% के हिसाब से जो है नेगेटिव में ग्रोथ था। 2nd क्वार्टर में भी नेगेटिव था। तो इस तरह से पूरे साल भर का जो ग्रोथ रेट का अनुमान किया गया वो माइनस में 7.5% किया गया है। तो इस तरह से ये संपूर्ण विषयों को जो है आपके सामने मैं रखने का प्रयास किया कि पॉलिसी रेट्स वगैरह के बारे में। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार।